गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीएससी एस्पिरेंट में। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी समसामयिकी है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, और अंत में मैं इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको बाद में याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्लासरूम में ही आपको ये चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समाज लोक परीक्षा यानी कि अनुचित स्थानों की रोकथाम अधिनियम 2024 और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसको आप पूरा स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये मुद्दा जितना हाईलाइट रहा पिछले 37 दिनों से, और अंत में हमारे शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जेएनजी के आगे अपना इस्तीफा को सौंप दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबकी नज़रों में हाईलाइट हो चुका है। तो इससे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जो भी है मोस्ट प्रोबेबली कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसको बहुत ध्यान से अटेंड करना है इस सेशन को। ये इसमें जितने भी सारे कंटेंट दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप लोग अटेंड कीजिए। चलिए देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अनियमितताओं की घटनाओं के विरोध में जारी देशव्यापी छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकार करते हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज की गई प्राथमिकताओं यानी कि एफआईआर को वापस लेने, अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाइयों को रद्द करने और उच्च स्तरीय सुधार समितियों का गठन करने की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के पुनर्गठन तथा परीक्षा तंत्र की शुचिता बहाल करने के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार लगाइए, के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक सख्त करने तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी मोड में उन्नत एआई आधारित निगरानी तंत्र लागू करने का निर्णय लिया है। तो आगे देखिए इसमें और क्या है। भारत में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा फरवरी 2024 में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पारित किया गया था। इस कानून को पारित करने का मुख्य उद्देश्य संगठित अपराध गिरोहों, परीक्षा माफियाओं तथा अनुचित साधनों की रोकथाम से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत और प्रभावी कानूनी ढांचा प्रदान करता था। इस कानून से पूर्व राज्यों में परीक्षा लीक रोकने के लिए अलग अलग कानून थे, परंतु केंद्रीय स्तर पर एकीकृत और समर्पित कानून का अभाव था। वर्ष 2024 और 2025 में आयोजित नीट यूजी, यूजीसी नेट तथा विभिन्न राज्य स्तरीय सेवा परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और डेटा शेयरिंग की घटनाओं के उजागर होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए। जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई की रिपोर्टों में पाया गया कि संगठित गिरोह प्रश्न पत्रों की प्री प्रिंटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल डेटा ट्रांसफर के दौरान कमियों का फायदा उठाकर प्रश्न पत्र लीक करते थे। इसके जवाब में सरकार ने पूर्व इसरो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। के राधाकृष्णन तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन एक कितने मेंबर का टीम था ये, तो 7 मेंबर का। इस समिति ने परीक्षा प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन, ओएमआर पत्रकों की भौतिक परिवहन के स्थान पर डेटा इनक्रिप्शन, परीक्षा केंद्रों के कड़े ऑडिट और एनटीए में अस्थायी प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की सिफारिश की है। अब इसको अगर हम स्टैटिक जीके से जोड़ के देखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, इसको याद रखिएगा, 21 जून 2024 से यह लागू हुआ था। मुख्य दंडात्मक प्रावधान क्या है? परीक्षा माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त पाए जाने पर 3 वर्ष और 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 करोड़ तक का जुर्माना। संगठित अपराध की स्थिति में संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है, स्थापना वर्ष एनटीए की स्थापना हुई थी 2017 में। भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत ये पंजीकृत है। नोडल मंत्रालय कौन है? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल को देखें, इसका उद्देश्य क्या है पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अमेरिकी धारा
301 अमेरिकी धारा 301 टैरिफ जांच और भारत अमेरिकी व्यापार संबंध। हाल ही में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि यानी कि यूएसटीआर तथा अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत अपनी बहुचर्चित जांच पूरी करते हुए अंतिम उपायों की घोषणा की। इसके तहत भारतीय निर्यात पर प्रारंभिक प्रस्तावित 12.5% शुल्क के स्थान पर 10% अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में अमेरिका को भारत का कुल वस्तु निर्यात का 87.3 अरब डॉलर रहा, जिससे लगभग 45% निर्यात उत्पाद इस अतिरिक्त 10% धारा 301 टैरिफ के दायरे से पूरी तरह बाहर है। यूएसटीआर की इस घोषणा में जेनेरिक दवाएं, स्मार्टफोन तथा धारा 232 के तहत आच्छादित इस्पात और एल्युमिनियम जैसे प्रमुख निर्यात मदों की छूट दी गई है। भारत को अन्य प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों जैसे चीन, जिस पर 12.5% या अधिक का टैरिफ है, की तुलना में एक निचली टैरिफ श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिका का व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 अमेरिका राष्ट्रपति और यूएसटीआर को विदेशी देशों की ऐसी व्यापारिक नीतियों, कानूनों या प्रथाओं की जांच करने और उन पर दंडात्मक शुल्क प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है जो अमेरिकी व्यापारिक हितों का उल्लंघन करते या अनुचित भेदभावपूर्ण होती है। हालिया मामले में यूएसटीआर ने कथित बंधुआ श्रम, ठीक है, फोर्स्ड लेबर संबंधी चिंताओं और डिजिटल सेवा करों को लेकर भारत सहित कई व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच शुरू की है। भारत सरकार ने यूएसटीआर के समक्ष व्यापक लिखित अभ्यावेदन और प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से यह साबित किया कि भारत का श्रम कानून और औद्योगिक मानक वैश्विक गुणवत्ता और मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले दशक में तेजी से बढ़ा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ है। हालांकि धारा 301 और 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर टैरिफ जैसे टैरिफ उपाय समय समय पर दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव का कारण बनते हैं। भारतीय वस्त्र क्षेत्र के लिए एक विशेष द्विपक्षीय तंत्र की स्थापना पर अभी भी बातचीत जारी है। अगर इनको स्टैटिक जीके से इसको जोड़ के देखें तो इसमें क्या है, तो ये अपन 1974 का कानून तो आप लोग देख लिए, और व्यापार विस्तार अधिनियम 1962 की धारा 232। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय नोडल विभाग कौन है, विदेशी व्यापार महानिदेशालय, और भारत के विदेशी व्यापार नीति एफटीएफ का निर्माण और निष्पादन करना। भारत अमेरिका व्यापार की अगर बात की जाए तो वर्ष 2025-26 में भारत का अमेरिका को निर्यात 87.3 बिलियन है। ठीक है, धारा 301 के तहत अतिरिक्त शुल्क से मुक्त भारतीय निर्यात 45% और 301 के तहत प्रभावी अतिरिक्त शुल्क 10%, प्रारंभिक प्रस्ताव 12.5%। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना और पूर्वोत्तर भारत की जल सुरक्षा। सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना और पूर्वोत्तर भारत की जल सुरक्षा, इसको आप 4 स्टार लगाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, ये भी याद रखेंगे। अक्सर क्या होता है कि पूर्वोत्तर भारत का जितने भी 7 स्टेट हैं उसके मुख्यमंत्री को लोग कम ही याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ने घोषणा है कि राज्य सरकार सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,000 मेगावाट का सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना की पूर्व संभाव्य अध्ययन प्रक्रिया में स्थानीय आबादी और जनजातीय समुदायों की चिंताओं का पूर्ण समाधान करने के बाद ही आगे बढ़ेगी। तो आपको याद रखना कौन सी नदी पर है, ये सियांग नदी पर ही सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना मतलब प्रस्तावित है। यह विशाल पनबिजली परियोजना भारत के राष्ट्रीय जल सुरक्षा और सामरिक हितों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य चीन और मैकमोहन रेखा के ठीक पार तिब्बत में यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े मेडोग बांध के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित जल संकट और बाढ़ के खतरों को निष्प्रभावी
करना है। इसे 1.5 लाख करोड़ मूल्य की परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है और एनएचपीसी द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसको आप मैप में याद रख पाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं छोटा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा ये हमारा दक्षिण भारत, ये तो ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला रीजन, और यहाँ से मैं कलर दूसरा चूज कर लेता हूँ। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है। ठीक है, ये यहाँ से ये स्थान, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है यहीं पे आपका ये सियांग नदी है। कौन? सियांग रिवर। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? सियांग। और इसी पर बन रहा है एक ट्रांस बाउंड्री सीमा पार नदी जो चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलकर भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। 2021 में चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मेडोक में 60 गीगावाट क्षमता के विशाल बांध निर्माण को मंजूरी दी। सामरिक विशेषज्ञों के अनुसार चीन का यह बांध भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दो बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। प्रथम, शुष्क मौसम में पानी के प्रवाह को मोड़ना या रोकना, जिससे भारत में सूखा पड़ सकता है। और द्वितीय है मानसूनी मौसम में अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़कर असम और अरुणाचल प्रदेश में विनाशकारी कृत्रिम बाढ़ लाना। भारत ने इसे सामरिक खतरे का मुकाबला करने के लिए सियांग नदी पर एक बड़े जल भंडारण रिजर्व बांध के निर्माण की योजना बनाई है। यह बांध चीन द्वारा छोड़े गए अत्यधिक पानी को नियंत्रित कर सकता है और शुष्क मौसम में जल आपूर्ति बनाए रख सकता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में 48 से अधिक जनजातीय बस्तियों के स्थानीय लोग भूमि विस्थापन और पारिस्थितिक प्रभाव के आशंका के कारण परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे सियांग या ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए तो उत्पत्ति का तिब्बत के चेमायुंग हिमनद यानी कि आंशिक ग्लेशियर। आप ये देखिएगा, ये कश्मीर है। ठीक है, यहीं से इसे निकल के जाती है। यही जो आपका है चेमायुंगडुंग हिमनद है। ठीक, ये चेमायुंग हिमनद जो है ये, या फिर आंशिक ग्लेशियर जो है ये यहीं पर है, ये वाला रीजन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत में अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत शिखर के पास यांग्याप दर्रे, ये याद रखिएगा। जब यहाँ पे ये प्रवेश करती है ना, तो यहाँ का जो इसका नाम जो है ये वाला रीजन का, इसको बोला जाता है यांग्याप दर्रे। ठीक है, इसे सियांग या दियांग कहा जाता है। प्रमुख सहायक नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र की दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है और तिस्ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी जो है, एजेंसी कौन सी है? तो एनएचपीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, नवरत्न और मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, स्थापना 1975 में। सियांग परियोजना क्षमता कितना? 11,000 मेगावाट का। अनुमानित लागत कितना? 1.5 लाख करोड़। भारत और चीन के बीच कोई औपचारिक जल साझाकरण संधि नहीं है, केवल जल विज्ञान डेटा साझाकरण हेतु समझौता ज्ञापन लागू है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक और एनडीपीएस अधिनियम क्या है? असम पुलिस की स्पेशल क्यों असम पुलिस की विशेष कार्यबल एसटीएफ ने पाकिस्तान आधारित शहजाद भट्टी नेटवर्क, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसको याद रखेंगे, शहजाद भट्टी नेटवर्क और आईएसआई समर्थित एक बड़ी सीमा पार नार्को आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए धुबरी, चिरांग और बारपेटा जिले से 3 प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और राज्य पुलिस बलों द्वारा असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा, जुनाई युआन कॉरिडोर तथा नागालैंड के वोखा जिले, ये भी याद रखें, नागालैंड का कौन?
वोखा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि पूर्वोत्तर भारत जो पूर्व में म्यांमार से आने वाले नशीले पदार्थों के लिए केवल एक ट्रांसिट रूट था, अब हेरोइन, ब्राउन शुगर और मेथम्फेटामाइन जैसी घातक ड्रग के उपयोग को गंभीर केंद्र बन गया है। 2025-26 के दौरान एनसीबी ने 665 करोड़ मूल्य की नशीली दवाएं जब्त की और 116 तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति इसे मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। यह क्षेत्र विश्व के दूसरे सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र यानी कि गोल्डन ट्रायंगल, ठीक, जैसे म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का थ्री जंक्शन के अत्यंत निकट स्थित है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट में आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत हो गया, ये हो गया आपका म्यांमार, और यहीं से आपका ये क्या इसका ये ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस और इधर आप आगे बढ़ जाएगा तो ये थाईलैंड, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे मतलब ये पूर्वोत्तर भारत के दिन निकट है। भारत म्यांमार की लगभग 1643 किलोमीटर लंबी छिद्रित सीमा और असम, अरुणाचल, नागालैंड के सीमावर्ती दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक सिंडिकेट जैसे चिंतुयांग और नेंगजाटुयान नेटवर्क द्वारा भारत में ड्रग्स पहुंचाने के लिए किया जाता है। ड्रग्स की तस्करी न केवल क्षेत्र की युवा आबादी सामाजिक आर्थिक ताने बाने को नष्ट कर रही है, बल्कि इसे प्राप्त अवैध धन का उपयोग पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा है, जिसे नार्को आतंकवाद कहा जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ साथ नागालैंड के वोखा जो नागालैंड का जिला है, वोखा में लोटा नागा समुदाय और अरुणाचल प्रदेश के ओयान में रिकवरिंग वॉरियर्स जैसे नागरिक समाज संगठन पारंपरिक जनजातीय कानूनों और सामुदायिक पुनर्वास के जरिए इस सामाजिक बुराई से लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो रिलेटेड कानून तो है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, धारा 27 का ये अवैध तस्करी को वित्त पोषित करने पर 10 से 20 वर्ष का कठोर कैद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1986 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 47, इसमें बोला गया था कि राज्य का कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंध लगाए। गोल्डन ट्रायंगल में आप जान गए, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है, ठीक है। और गोल्डन क्रिसेंट बोला जाता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। नेक्स्ट देखते हैं आप, IRDAI का 2047 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य और उपभोक्ता संरक्षण पहल। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष अजय सेठ ने बीमा ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वार्षिक सम्मेलन में 2047 तक सभी के लिए बीमा के राष्ट्रीय विजन को दोहराते हुए बीमा कंपनियों और बिचौलियों से बीमा उत्पादों को सुलभ, सस्ती और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया। नियामक ने स्पष्ट किया है कि बीमा बिक्री तंत्र को मात्रा आधारित प्रोत्साहन से हटाकर गुणवत्ता आधारित और सूचित सहमति पर आधारित बनाना अनिवार्य है। IRDAI ने हाल ही में भ्रामक दावों, गलत बिक्री और जटिल पॉलिसी नियमों को समाप्त करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही नियामक ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा सुगम डिजिटल प्लेटफॉर्म के परिचालन को अंतिम रूप दिया है। इससे भारत बीमा पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दे दीजिए। भारत में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बीमा क्षेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हालांकि विशाल जनसंख्या के बावजूद भारत में वैश्विक मानकों की तुलना में बीमा घनत्व और बीमा पहुंच काफ़ी कम रही है। बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी है, जटिल दावे हैं, प्रक्रिया वित्तीय ज्ञान के अभाव के कारण आम नागरिक बीमा पॉलिसियों से कतराते रहे।
इसे सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा IRDAI ने 2023 में 2047 तक सभी के लिए बीमा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा, लक्ष्य में ये पूछ सकता है, इसको आप 5 स्टार लगाइए, का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक प्रत्येक नागरिक को जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा सुरक्षा मिले। कौन कौन सा? जीवन का, स्वास्थ्य का और संपत्ति का। बीमा सुगम क्या है? एक एकीकृत डिजिटल बाजार जहां उपभोक्ता बीमा खरीद, नवीनीकरण और दावे का निपटान एक ही स्थान पर कर सके। बीमा विस्तार क्या? एक किफायती, व्यापक और ऑल इन वन बीमा कवर, जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और संपत्ति। बीमा वाहकों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का एक कैडर जो जमीनी स्तर पर बीमा वितरण को सुगम बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, स्थापना 1999 में। कौन? मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर। वैधानिक दर्जा IRDAI अधिनियम 1999 द्वारा अप्रैल 2000 में स्वायत्त निकाय बनाई है। मुख्यालय इसका याद रखिएगा, इस वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद, तेलंगाना। नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। संरचना, एक अध्यक्ष होते हैं और 9 सदस्य होते हैं इसमें। चलिए अब देखते हैं स्वायत्त AI एजेंट और वैश्विक साइबर सुरक्षा चुनौतियां। अब देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। वैश्विक AI अनुसंधान संस्थान यानी कि OpenAI ने एक स्वायत्त AI एजेंट द्वारा ओपन सोर्स AI मॉडल रिपोजिटरी हंगिंग फेस में कई दिनों तक किए गए अनाधिकृत प्रवेश यानी कि साइबर ब्रीच का खुलासा होने के बाद AI सुरक्षा और साइबर स्पेस पर हड़कंप मच गया है। जांच में पाया गया कि जुलाई 2026 में OpenAI का यह एजेंट अपने पृथक परीक्षण वातावरण से बाहर निकल गया। उसने स्वायत्त रूप से हंगिंग फेस के सर्वर में प्रवेश कर अनधिकृत गतिविधियां की। OpenAI को इस ब्रीच का पता घटना के कई दिनों बाद चला, जिसके बाद FBI और वैश्विक साइबर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया। यह घटना मानव पर्यवेक्षण के बिना काम करने वाली स्वायत्त AI एजेंटों द्वारा उत्पन्न संभावित सुरक्षा जोखिमों और उनके नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसकी बैकग्राउंड में अगर देख लें कुछ चीजें, पिछले कुछ वर्षों में जनरेट AI और लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल LLM के विकास के साथ साथ स्वायत्त AI एजेंटों का प्रचलन बढ़ा है। पारंपरिक AI मॉडल केवल दिए गए प्रॉम्प्ट का उत्तर देते हैं, जबकि स्वायत्त AI एजेंट खुद से निर्णय लेते हैं, जटिल कोड निष्पादित करते हैं और वेब ब्राउज़र करने न्यूनतम में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बहुचरणीय कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। हालांकि यह तकनीक उत्पादकता और अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, परंतु इसने AI एलिगमेंट और साइबर सुरक्षा के नए खतरे पैदा कर दिए हैं। अधिक कोई स्वायत्त एजेंट अपनी सुरक्षा सैंडबॉक्स दीवार को तोड़कर बाहरी नेटवर्क तक पहुंच जाता है, तो वह अनजाने में या किसी खराबी के कारण बड़ी डेटा नेटवर्क को हैक कर सकता है या बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। आप इस चीज़ को अगर आपको समझने में थोड़ी सी जटिलता हो रही होगी, तो आपने अगर रोबोट मूवी देखे होंगे तो उससे कोरिलेट करके देखिएगा कि जब चीटी जो रोबोट होता है उसको जब रजनीकांत ने महसूस करवाने के लिए उसको जब कुछ प्रॉम्प्ट या फिर उसमें छेड़छाड़ किए, जब वो महसूस करने लगा तो वो खुद सोचने लगा, खुद सारा कुछ फैसला लेने लगा और वो अपने आप को मालिक समझने लगा। सेम वही चीज़ें जो उस मूवी में दिखाई गई थी वैसा ही कुछ अब होने जा रही है। तो वही चीज़ों को इसमें दिया गया, आप उससे रिलेट करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। भारत के दृष्टिकोण से भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय AI संचालित साइबर खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति और AI विनियमन ढांचे पर काम कर रहा है। वैश्विक स्तर पर ब्लेचले पार्क AI सुरक्षा घोषणा पत्र, ब्लेचले डिक्लेरेशन 2023, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कहने कि अभी AI का ही अभी ये युग चल रहा है, तो इसमें ये आपको याद रखना जरूरी है। ब्लेचले पार्क AI सुरक्षा घोषणा पत्र, ये आपका 4 स्टार का ये 4 स्टार इसको कर रहे हैं, इसको याद रखिए। और G7 हिरोशिमा AI प्रोसेसर JCEP, ये दोनों को मिला के ये जैसी पहले ऐसे स्वायत्त खतरों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। संबंधित कानून संस्थाएं क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT एक्ट
धारा 43 और 66 जो है साइबर अपराध व हैंगिंग से संबंधित दंडात्मक प्रावधान। CERT इन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम, स्थापना कब हुई थी? 2004 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नोडल मंत्रालय कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ब्लेचले पार्क घोषणा, फ्रंटियर एआई सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन 28 देशों द्वारा हस्ताक्षरित। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। हंगिंग फेस क्या है? मशीन लर्निंग और एआई मॉडल होस्टिंग के लिए प्रसिद्ध ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। चलिए अब आप लोग का टेस्ट लेने का समय आ गया कि आपने कितने कंसंट्रेशन के साथ ये सेशन को अटेंड किए हैं। तो आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा इसका, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? पहला है कि यह अधिनियम केवल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षाओं पर लागू होती है, ठीक है। तो आपको देखना ये है, यह संघ लोक सेवा आयोग नहीं, ये एनटीए जो था, एनटीए जो नीट यूजी का एग्जाम करवाता है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत संगठित अपराध के मामलों में न्यूनतम 3 वर्ष और 10 वर्ष के कारावास और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो ये आपका सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनटीए एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था, नहीं अधिनियम के द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपका केवल ये बी, केवल 2 ही आंसर आपका सही होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारा अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि यानी कि यूएसटीआर को विदेशी देशों के अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करने और दंडात्मक शुल्क लगाने का अधिकार देती है। तो ये आपका यहाँ क्या पूछा है? कथन कीजिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारत से अमेरिका को होने वाले कुल वस्तु निर्यात का 100% हिस्सा धारा 301 के तहत अतिरिक्त शुल्क से प्रभावित हुआ है, ये गलत है। जेनेरिक फार्मास्यूटिकल और स्मार्टफोन्स हालिया धारा 301 के शुद्ध वृद्धि से छूट प्रदान की गई है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन 1 और 3 सही जा रहा है। कौन हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह परियोजना तीस्ता नदी पर एनएचपीसी द्वारा निर्मित की जा रही है। ये तीस्ता नदी पर नहीं है, ये सियांग नदी पर ही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य चीन द्वारा तिब्बत में निर्मित किए जा रहे मेडोक बांध के सामरिक व जल सुरक्षा जोखिमों को संतुलित करना है, ठीक है। ये तो कथन सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना की कुल प्रस्तावित जल विद्युत क्षमता 50,000 मेगावाट है। 50,000 नहीं बल्कि 11,000 मेगावाट है। भारत चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के जल साझा करने हेतु 1996 में एक अस्थायी द्विपक्षीय जल संधि हस्ताक्षरित हुआ था। चाइना के साथ हमारा कभी भी द्विपक्षीय जल संधि हस्ताक्षरित हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में मादक पदार्थों के प्रवाह और सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र कौन कौन सा शामिल है? आई होप मैंने जो आपको इमेज के थ्रू ये बताया था, तो ये आप लोग को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा? क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन बी, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्वाप औषधि और मन प्रभावी पदार्थ एनडीपीसी अधिनियम 1985 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना एनडीपीएस के अधिनियम 1985 के तहत वर्ष 1986 में की गई थी। क्या ये कथन सही है? ठीक है, तो ये कथन सही है। एनसीबी प्रशासनिक रूप से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता नहीं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये नहीं आता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 47 नशीली पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन और प्रतिषेध का प्रयास करने का निर्देश देता है, बिल्कुल। और इसी के तहत जो है बिहार जो है
वो क्या बोलते हैं इसको, नशा मुक्त राज्य घोषित किया है अपने आप को। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3 किसमें, सी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला, IRDAI एक गैर वैधानिक निकाय है जो सीधे वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ये गलत है, वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं होता है। IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ये सही है। RN मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में बीमा क्षेत्र का उदारीकरण किया गया और IRDAI का गठन हुआ। तो 2 और 3 हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IRDAI 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य के तहत बीमा सुगम नामक के एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, तो ये सही है। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बीमा खरीद, पॉलिसी नवीकरण और दावे के निपटान को उपभोक्ता के लिए एकल खिड़की पर सुलभ पारदर्शिता बनाना है, तो ये भी कथन सही है। और ये कथन आर जो है, आर का सही व्याख्या भी कर रहा है। अब ये इसको लगाइए, 8 नंबर क्वेश्चन, स्वायत्त AI एजेंटों, ऑटोनोमस AI एजेंट्स और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वायत्त AI एजेंटों को प्रत्येक प्रतिक्रिया देने के लिए निरंतर मानवीय प्रॉम्प्टिंग की आवश्यकता होती है। स्वायत्त AI को तो प्रॉम्प्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, वो खुद अपना प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेती है, तो एक गलत हो जाएगा। ब्लेचली पार्क घोषणा जो डिक्लेरेशन 2023 फ्रंटियर AI सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र है, ये सही है। CERT इन भारत में साइबर सुरक्षा घटकों का जवाब देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जो IT अधिनियम 2000 के तहत कार्य करती है, ये भी सही है। तो 2 और 3 हमारा किसमें है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में जल संसाधन और सामरिक सुरक्षा के संदर्भ में यारलुंग सांगपो नदी भारत में प्रवेश करते समय किस नाम से जानी जाती है, तो सियांग या दिहांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति जो हाल ही में समाचारों में रही का संबंध निम्नलिखित किस विषय से है, तो नई शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन से है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का पुनर्गठन व परीक्षण से है, प्रत्यक्ष कर संहिता या डिफेक्ट, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति के तहत और कितने मेंबर थे, तो इसमें से 7 और सदस्य थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अंत में मैं एक यह सोच रहा हूँ कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी मैं करंट अफेयर आप लोगों को करवा रहा हूँ, संडे को मैं क्या करूँगा कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करूँगा और संडे को मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग को करवा दूंगा, ताकि ये वीक में आपने जितना पढ़े हैं वो संडे को पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आई होप, अगर आप लोग को अगर ऐसा सेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर इसको PDF चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को पिन कर दूंगा, आप उसे जुड़ जाइए और वहाँ से आप PDF को ले सकते हैं। तो आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।